उम्मीद है आप मस्त हैं, स्वस्थ हैं। जैसा कि कल आपसे हम बात किए थे, आज से नाइट फिजिक्स, गुड मॉर्निंग फिजिक्स, आगे से आज से ये मॉर्निंग फिजिक्स। कुछ वजह था जिसके कारण टाइम चेंज करना पड़ा। बहुत सारा क्लास कैंसल रहा था शाम। वह उम्मीद है कि हम ज़्यादा क्लास ले पाएँ। हम इस टाइम को चेंज मॉर्निंग में 7:30 से चलें। कल हम 7 बोले थे। सुबह 6 बजे जगे, मॉर्निंग वॉक करने गए। 7 से 7:30 परफेक्ट टाइम है। 7:30 से क्लास सब का फिटनेस फ्राइडे हम लेक्चर पढ़ाएँगे, सैटरडे 12th का लेक्चर, है ना? आज सैटरडे है तो उस हिसाब से 12th का लेक्चर पढ़ाते हैं और 12th में हम लोग आज करंट इलेक्ट्रिसिटी अगला चैप्टर अपना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चे जुड़ रहे हैं कि नहीं बाकी क्लास में? आ रहे हैं कुछ बच्चे? बिल्कुल नहीं रहे। खैर चलो देखो, तो बात कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के। सबसे पहले तो हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक नॉर्मली आई से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ऑफ फ्लो चार्ज सपोज करिए एक कोई वायर है, कंडक्टिंग वायर है ये उसका क्रॉस सेक्शन। अब किसी गिवन क्रॉस सेक्शन के PQ चार्ज फ्लो क्यू चार्ज बराबर जी टू, ऐसे सोचो टाइम और ये टी प्लस डी टाइम में यहाँ से चार्ज फ्लो, करंट को हम लोग लिखेंगे भी इफ चार्ज ऑन टाइम देन आई इज इक्वल टू बाई डी। ये इलेक्ट्रिक का एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज
current is A से repeat है। अब देखो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट direction of conventional electric current is the direction of the direction of flow of positive। देखिए कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या लेंगे। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में। क्या आवाज नहीं ठीक है? आवाज में कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या दिक्कत है? बोल रहा है क्या बच्चा? है? ठीक है अब ठीक है आवाज को आवाज में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। बच्चे को आवाज में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है ना। तो हम ये बोल रहे हैं कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में। अब बोलो कन्वेंशनल करंट क्यों? माने जो कन्वेंशन है करंट का, जो एक कन्वेंशन बनाया गया, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हम लोग किधर लेंगे? पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन, है ना। तो ये आपको आगे कभी भी करंट का डायरेक्शन दिखाना हो तो किधर दिखाएंगे? इधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो। ठीक। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का क्या मतलब है, चार्ज के इवन चार्ज के फ्लो का क्या मतलब है, का डिटेल स्टडी अभी हम लोग आगे, लेकिन तत्काल जो हम बात बोले इसको दिमाग में रखें। है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हमारा अगला ये है कि करंट हाउ करंट इज फ्लोइंग, हाउ करंट फ्लोज एक सवाल है कंडक्टर में करंट फ्लो करता कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, समझना पड़ेगा हमको। देखिए कोई कंडक्टर है, समझो हम एक कंडक्टर ले ली, ये उसका क्रॉस सेक्शन है। कंडक्टर का मतलब कोई भी मेटल वायर, जैसे नॉर्मली हम लोग कॉपर वायर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये भी वायर है उसी तरह का, ये उसका क्रॉस सेक्शन है। बात सही है। हेलो, ये आवाज आवाज ठीक है? बोलो। हाँ तो ये बोल रहे थे किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री है मूव, कंडक्टिंग वायर है। ये एक कंडक्टिंग वायर ले ली, जैसे मान लो कॉपर वायर है, सपोज करो कॉपर वायर एक ले ली। वायर ऐसा ही होता है ना, आपको दिखाने के लिए हम इतना मोटा बनाए हैं कि आपको समझ। तो कंडक्टर के बारे में आप क्या जानते हैं? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री है मूव, लेकिन वो मूव किधर करेगा? तो रैंडम डायरेक्शन में मूव। रैंडम डायरेक्शन का मतलब है उसके किसी भी डायरेक्शन में मूव करने की संभावना एकदम बराबर है।
जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है ना? कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो इधर मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इधर ऐसे रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। किसी भी डायरेक्शन में चलने की संभावना क्या है? बराबर है। तो अगर आपको हम यहाँ पूछ और बना है इस बात, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव randomly in all direction। तो किसी भी डायरेक्शन में ऑल डायरेक्शंस रैंडमली मूव करने के लिए, मतलब अगर हम यहां सोचें किसी भी क्रॉस सेक्शन पे चार्ज का नेट फ्लो हो रहा है कि नहीं, कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सोचो किसी क्रॉस सेक्शन पे जितना इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर भी फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि रैंडम बात है। उतना इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा होगा उतना ही नीचे की तरफ फ्लो कर रहा होगा, मतलब किसी भी डायरेक्शन में बराबर फ्लो कर रहा है। देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज टू एनी क्रॉस सेक्शन। हम इसी बात को यहां पे लिखना चाह रहे हैं, बात को हम यहां पे लिखना चाह रहे हैं। Electrons are free to move randomly in all direction. It means there is no net flow of charge. There is no net flow of charge to any क्रॉस सेक्शन, है ना? यानी इससे करंट कितना फ्लो किया? I बराबर G। कोई करंट है क्या? नहीं है। तो देयर इज नो करंट, तो देयर इज नो, एक बात हम लोग कर लें, यानी कोई वायर में अपने आप तो करंट फ्लो नहीं करता है। आप तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो देखते हैं, क्या करते हैं जब उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं पावर प्लग से, कहीं मेन स्विच से, अब तो जाके उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। तो ऐसे ओपन वायर में तो कोई करंट फ्लो नहीं करे। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहा है, उसके किसी एक डायरेक्शन में मूव करने नेट फ्लो नहीं है। जितना इधर फ्लो करेगा उतना ही इधर फ्लो करेगा। एक क्रॉस सेक्शन से देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज, के इलेक्ट्रिक करंट ओपन वायर में, ठीक। लेकिन अगर इसी वायर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो देन कंडक्टर प्लेस्ड एन इलेक्ट्रिक, when conductor is placed in electric, अब क्या हो? अब आप ध्यान से समझिएगा। एक कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक। अब जितना भी इलेक्ट्रॉन है सब का सब एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट, तो सब का सब लाइन में आ जाएगा एकदम।
ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन सब का सब लाइन में आ गया। अब एक फोर्स एक्सपीरियंस है F। यहाँ पर मान लो और कोई इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब का सब जो है लाइन में लग गया, एकदम एक्सट्रीम स्ट्रीम लाइन मोशन में आ गया। क्यों आ गया भाई? क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो जाएगा। यानी किसी भी क्रॉस सेक्शन से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। फोर्स कितना लगा? F बराबर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इन फोर्स लगा, और इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू किया। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा है तो हम इसी को ऐसे बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर बोलो, तो इलेक्ट्रॉन मूव एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव हम क्या सोचेंगे? जैसे पहले क्या रहा होगा, ऐसे सोचेंगे। मान लो ये माइनस और प्लस के बीच बॉन्ड है, बॉन्ड ब्रेक हो गया, माइनस इधर चला गया, माइनस के तुलना में प्लस इधर भाग रहा है ना, प्लस चार्ज बाउंडेड है, वो मूव कर नहीं रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव अगर देखेंगे तो हमको क्या लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज उसके अपोजिट, यानी करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन, यानी करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में, यानी पॉजिटिव करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक के डायरेक्शन की। इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इट मींस करंट इज फ्लोइंग in the direction of positive charge, means current is flowing the direction of electric। बोलिए, दिक्कत है? बात को लिख सकते हैं, एक लाइन लिखेंगे इसी बात को, है ना, यहाँ पे लिखते हैं when, कैसे लिखना, लिखो ना, अगर हम लिखना चाह रहे हैं F बराबर when conductor placed an electric field, then electron experience force, each electron experience force the direction opposite to electric field, and there is a net flow of electron to in cross section, to a given cross section, to a given cross section, है ना, इतना पहले लिखा जाए, given cross section, to a given cross section, ओके।
तो किसी गिवन क्रॉस सेक्शन से करंट का फ्लो, सॉरी, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब शुरू हो गया तो हम लोग अगले पेज पे अब चल रहे हैं, अगले पेज पे चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिख रहे हैं, फिर से उसी फिगर को बना, ये इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन है सबका सब इधर मूव, पॉजिटिव चार्ज सबका सब इधर, एज इलेक्ट्रॉन्स लिखो, एज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्लोइंग करो, ज्यादा बेहतर वर्ड चल, अपोजिट, अपोजिट टू फील्ड, it means can consider, can con- the flow of positive ions, the flow of positive ions, native native electron, the the direction opposite, the direction of to the direction flow of sun, that is the direction of the direction of, as conventional, as conventional current, conventional current is the direction of flow of positive charge, so the flow of positive charge, so current, electric current flows the direction of, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक डायरेक्शन, ये सारी बेसिक बात है जो आपको सवाल बनाने में मदद करेगा। एक एक लाइन जो हम लिख रहे हैं, आप ये मत समझिए कि आपका समय बर्बाद हो रहा है, कि आप सब चीज़ लिख पा रहे हैं। हमारा तरीका, हम एक एक बात लिख देते हैं, आप भी लिखिए, जितना बात आपकी कॉपी में लिखा रहेगा उतना आप सीखेंगे, ठीक है ना, बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन हो गया। अब एक बात हो गया, हम लोग ये समझ गए कि करंट फ्लो कराने के लिए कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड रखना तय हो गया, क्योंकि ऐसे ही ओपनली कहीं कंडक्टर को रख देंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मोशन रैंडम होगा, यानी कोई नेट फ्लो नहीं होगा चार्ज का, और जब चार्ज का नेट फ्लो नहीं होगा
तो करंट करेगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन एक तरफ मूव करेगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम समझेंगे कि मूव कर रहा है, और उस तरह से जो है करंट का डायरेक्शन मिल जाएगा, और करंट माने फ्लो कर जाएगा। तो लग रहा है कि इतनी बात आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ने का। देखिए, एक बात हुआ, अब सवाल ये उठता है कि क्या इलेक्ट्रॉन पानी है जो फ्लो कर रहा है पाइप में? कैसे फ्लो? यानी क्या हम किसी कंडक्टर को बीच से काट देंगे तो इलेक्ट्रॉन नीचे भी पानी की तरह सकता है? क्या है मतलब इलेक्ट्रॉन? थोड़ा इसका पिक्चर दिमाग में रखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन आखिर फ्लो करता कैसे? क्या हो रहा हो? आइए थोड़ा हम इस चीज़ को समझते हैं, और उसको समझने यहाँ पर एक टर्म पढ़ेंगे पहले। तो हम लोग क्या है भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये समझा जाए। देखिए, जैसे ही किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लाएंगे वो आगे हम लोग बात करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक, अभी कुछ कहानी बनेगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। कंडक्टर को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है इधर एक्सेलरेट हो गया, फोर्स लगा इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट, लेकिन ये एक्सेलरेट होके जाएगा कहाँ? पूरे कंडक्टर में एटम्स का क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मतलब ऐसे समझिए, एक रूम में मतलब 10 लोग के माने 20 लोग के खड़ा होने की जगह है, या 50 लोग के खड़ा होने की, एक रूम में ऐसा कमरा है, 50 लोग खड़ा हो सकते, और उसमें हम क्या किए कि पहले से ही 100 लोग खड़ा कर दिए, रूम खचाखच भर जाएगा पब्लिक से। अब उसमें एक पब्लिक के ऊपर धक्का दिए, फोर्स लगा दिए कि दौड़ो, रूम के अंदर दौड़ो। रूम के अंदर वो दौड़ पाएगा क्या? दौड़ना चाहेगा, किसी से टकरा जाएगा। रूम में खचाखच पब्लिक खड़ा हुआ है, तो वो उसको फोर्स लगाएंगे तो वो एक्सेलरेट तो होगा, लेकिन एक्सेलरेट होके जाएगा कहाँ? टकराएगा, किसी न किसी एटम से टकराएगा, है। तो एटम से टकराएगा, और टकरा के क्या होगा? जैसे ही जब एटम से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन जो थोड़ा एक्सेलरेट होके एनर्जी गेन किया था, टकराने में वो एनर्जी एटम को ट्रांसफर कर देगा, और जब वो एनर्जी एटम को ट्रांसफर करेगा, एटम के अंदर से भी एटम आयोनाइज होगा। एटम क्या होगा? आयोनाइज होगा, और आयोनाइज होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन, नया इलेक्ट्रॉन फ्री। फिर वो नया इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्री हुआ, वो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, वो भी फोर्स एक्सपीरियंस किया, वो भी एक्सेलरेट हुआ, लेकिन वो भी एक्सेलरेट होके बहुत दूर जा नहीं पाएगा, के नियरेस्ट एटम से वो भी टकरा जाएगा, और टकरा के फिर अपना एनर्जी लॉस करेगा, यानी अपना एनर्जी लॉस करके एटम को देगा, फिर उस एटम से नया इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और ये प्रोसेस पूरे कंडक्टर में चलते। तो ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां तक चला गया है। आप मन में सोचिए ये बात, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है। एक्चुअल ये नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाया, वो यहां से चल के यहां चला गया। क्या ऐसा संभव लग रहा है आपको? हम जो रूम में पब्लिक खड़ा है वो वाला उदाहरण बताए, या ट्रेन में, जब ट्रेन के बोगी में खूब भीड़ है और स्टेशन पे पब्लिक चढ़ने जाता है, पैसेंजर, तो जो स्टेशन पे छोड़ने जाता है उसको घुसने नहीं बनता है, तो बाहर से धक्का देता है कि अंदर घुसो, घुसो अंदर।
तो ज़बरदस्ती उसको घुसाता है। उससे क्या होता है कि पूरे बोगी में, जैसे वो इसको धक्का दिया, आगे वाला उसको धक्का दिया, आगे वाला उसको धक्का दिया, पूरे बोगी में वो एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो जाती है कि नहीं? ऐसा ही मैकेनिज़्म आप सोचिए यहाँ हो रहा होगा, है ना? तो हम इसी बात को अगर लिखें तो क्या लिखें? ड्यू टू एक्सटर्नल, लिख रहे हैं इसी बात को जी। ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स the free electron experience force and accelerate and accelerate and accelerate. But due to close packing of atoms, electron collides with nearest atom and transfer its energy transfer its energy transfer its energy to it, and atom ionize ionize and released is okay. Now this electron experience force and accelerate and collides with nearest nearest okay. And the process is continue atom. This process continue throughout the conductor. Go out the, ठीक है? यानी इलेक्ट्रॉन के मूव करने का, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने का कंडक्टर में यही तरीका है। और इलेक्ट्रॉन जिधर एक्सेलरेट हुआ, फिर टकराया, फिर नया इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, वो एक्सेलरेट हुआ, वो टकराया, फिर नया इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, ये पूरे कंडक्टर में चल रहा है। यानी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जिधर गया उसके अपोजिट हम यही चीज के लिए मानेंगे पॉजिटिव चार्ज। बोलिए ठीक है? तो हम बात कर रहे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, पर थोड़ा चर्चा की। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है कि इलेक्ट्रॉन वैसे तो बहुत छोटे दूरी के लिए एक्सेलरेट हुआ है, क्लोज पैकिंग एटम्स का है, वो बहुत कम डिस्टेंस के लिए एक्सेलरेट। तो इसमें अलग अलग राय है, अलग अलग जगह पे, मैंने अलग अलग बुक्स अलग अलग तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फाइंड किया।
तो हम उस पे अगर बात करें, तो कहीं ये डिफाइन किया हुआ है कि कितना देर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ, कितना देर में जो इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी, कितना देर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ, कितना देर में जो इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी बना, वो एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये एक तरह से। और एक है पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ, वो सारे इलेक्ट्रॉन का जो एवरेजिंग के वेलोसिटी का जो वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव, तो सारे मैक्सिमम वेलोसिटी का जो एवरेज होगा वो उसका ड्रिफ्ट। दोनों से अगर हम निकालेंगे तो डेरिवेशन में हाफ का अंतर आ जाता है, 1/2 के फैक्टर, है ना। लेकिन हम लोग जो है नॉर्मली एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो बेहतर, कि आपको बोर्ड भी लिखना है और बोर्ड में जो सीबीएसई का सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो हम लोग एनसीईआरटी बुक में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का तरीका है उसी से आगे बढ़, है ना। चलिए, क्या कर रहे हैं, हो क्या रहा है, अब समझिएगा। लिखेंगे में नीचे एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन all the electrons called drift। देखिए, हो सकता है कि इस तरह से डिफिनीशन बुक में लिखा हो, लेकिन जो डेरिवेशन है वो यही कहता है कि बेसिस पे डेरिवेशन की, समझ गया ना। लेकिन हम भी ज्यादा कन्विंस्ड इस बात से हैं कि इलेक्ट्रॉन जितना देर एक्सेलरेट हुआ, उतना देर में, उतना दूरी तक एक्सेलरेट हुआ, उतना दूरी जो इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी वो उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन फिर भी हम इस तरीके से जा रहे हैं, टी में जो है उसी से चलना चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, द एवरेज ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट। अब सोचो कैसे, कैसे सोचो। जैसे मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से यहां तक, टाइम है यहाँ पर टी प्लस टाउ टाइम पे, यहाँ आके ये टकरा गया, यहाँ आके ये एटम से टकरा गया, ये दूरी चला मान लो। टाउ क्या है यहाँ पर लिख रहे हैं, टाउ टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। थोड़ा इसको छोटा कर रहे हैं, हम समझने का प्रयास करना जो हम, अब क्या है, जैसे मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन टकरा के नया इलेक्ट्रॉन निकल के बढ़ा होगा, टी टाइम पे एक कॉलिजन, अगला कॉलिजन इस डॉटेड लाइन पे होना है, यहाँ पे एटम है, तो टाइम कितना हो गया, टी प्लस टाउ। आप सोचिए यहाँ का टाइम हम यहाँ का टाइम है और यहाँ का टाइम, यहाँ का टाइम, यहाँ का टाइम प्लस टाउ है, समझिए। यानी हर टाउ समय के बाद
कॉलिजन हो रहा होगा, यानी टाउ समय के बीच में इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v1 एक इलेक्ट्रॉन सॉरी v1 मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, v1 बराबर a इन टाउ वन, v2 बराबर a इन टाउ टू। अब बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? a एक्सेलरेशन है तो v बराबर u प्लस ए टी लगा रहे हैं, बराबर u प्लस तो है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी टकराने से ठीक पहले क्या वेलोसिटी अचीव करेगा? वन बराबर ए टाउ वन, मान लो एक इलेक्ट्रॉन का टाइम ऑफ कॉलिजन यानी सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का टाइम टाउ वन है, एक का टाउ टू है, इस तरह से v3 ए इन टाउ थ्री डॉट 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 n बराबर ए इन टाउ n, सही है? तो vd क्या है ये समझो, vd है 1 प्लस v प्लस n बाई n इफ टाउ वन बराबर टाउ टू बराबर टाउ थ्री बराबर डॉट 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 टाउ n। याद करिए इस बात को, काइनेमेटिक्स में अभी हम क्लास में भी पढ़ाए हैं, जो काइनेमेटिक्स का लेक्चर हमारा है उसको आप देख लीजिएगा। अलग अलग वेलोसिटी पता है v1 v2, तो एवरेज निकालने का तरीका क्या है? अगर हर एक के लिए टाइम इंटरवल सेम, हर एक के लिए टाइम इंटरवल सेम हो तो एवरेज निकालने का तरीका है v1 प्लस v2 प्लस प्लस n बाई n। पर आप चेक कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब टाइम इंटरवल सेम हो, यानी टाउ वन टाउ टू टाउ थ्री टाउ एन सब बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे उस लिहाज से, हम लोग v बराबर लिखेंगे, v1 को भी a इंटू टाउ कर दो, बोलो जी, v1 को a टाउ, v2 को भी a टाउ, अब प्लस प्लस n को भी a टाउ, अब बाई n, डी कितना आ गया n इंटू ए टाउ बाई n, n से n कट गया, तो वी डी कितना आ गया a इंटू टाउ, वी डी कितना आया a इंटू टाउ। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सेलरेशन इंटू टाउ आया, तो इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? थोड़ा सा अगर हम इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का फाइनल फॉर्मूला क्या आया, ए यानी कितना एफ बाई एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ, एफ कितना ई इन बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला आ गया। क्या हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का, ई बाई एम ई टू टाउ। बोलो कोई दिक्कत है ना? कोई कुछ सवाल पूछ रहा है कि सर, क्या पूछे सर, एटम को कर्नाल भी बोलते हैं, ये समझे क्या बोलना चाह रहे हो? ठीक है ना, ये कहानी क्लियर है सबको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है नहीं है समझ गए? आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए खैर, तो आगे बढ़ते हैं। ये सब पीडीएफ आपको इन्वेंटर्स एडुकेयर ऑनलाइन क्लास का जो टेलीग्राम ग्रुप है, तो ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप सभी बच्चे इन्वेंटर्स एडुकेयर ऑनलाइन क्लास का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? आगे देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं टर्म का जिसका नाम है करेंट। करेंट देखो क्या है कि बड़ा असमंजस का स्थिति है। असमंजस का स्थिति ये है कि करंट का डायरेक्शन भी बोल रहे हैं और दूसरे तरफ बोलते हैं कि करंट स्केलर बोलते हैं।
भाई बार-बार लिख रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन, सब बात ठीक। लेकिन फिर कह रहे हैं कि करंट स्केलर है। ये कैसे चलेगा कि डायरेक्शन भी बोलें और स्केलर भी बोलें? भई अगर डायरेक्शन है, वेक्टर होना चाहिए। लेकिन मजबूरी ये है कि वेक्टर कहें कैसे? डायरेक्शन उसके एडिशन में रोल प्ले करता नहीं है। आपको जब हम वेक्टर पढ़ाए तो हम क्या बोले? कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर तभी है जब उसके पास डायरेक्शन है और उसका डायरेक्शन उसके एडिशन में रोल प्ले कर रहा है। वेक्टर के एडिशन में या वेक्टर के किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन में डायरेक्शन रोल प्ले कर, लेकिन करंट में ऐसा होता नहीं है। ये करंट को स्केलर कहना पड़ा। लेकिन चूंकि हम करंट का डायरेक्शन बोलते हैं, ये जरूरत पड़ा एक सुटेबल वेक्टर क्वांटिटी का, इसके बेसिस पर हम डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन है इसको डिफाइन करने के लिए हमको एक सुटेबल वेक्टर क्वांटिटी चाहिए। वो सुटेबल वेक्टर क्वांटिटी है करंट डेंसिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो आगे से अगर करेक्टली बोलना है तो आप करंट डेंसिटी का डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी समझेंगे, करंट का डायरेक्शन, लेकिन टेक्निकली करंट डेंसिटी का डायरेक्शन। बात आप मेरा समझने का प्रयास करिए। करंट के डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हमको एक सुटेबल वेक्टर क्वांटिटी का जरूरत पड़ा, क्योंकि डायरेक्शन होने के लिए वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। और हम बात तो करंट का कर रहे हैं, करंट के फ्लो का कर रहे हैं। तो करंट के फ्लो का डायरेक्शन करंट डेंसिटी के डायरेक्शन से लेंगे, यानी जिधर करंट डेंसिटी है उधर ही करंट का फ्लो होता है, ऐसा बोलेंगे, है ना। लिखेंगे एक लाइन इसके बारे में। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट we have to define, have we have to require stable vector quantity, stable vector quantity quantity known as, which is known as current known as current density है। अब ये होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज is defined as electric current per unit cross sectional पर यूनिट क्रॉस सेक्शन ए बराबर आई बाई, सपोज करिए ये कंडक्टर है, करंट फ्लो कर रहा है, मान लो आई करंट, इसमें आई करंट, करंट डेंसिटी ए है, करंट इधर फ्लो किया और एरिया वेक्टर इधर भी, इसका एरिया ए वेक्टर है ना। वेक्टर क्या है? क्रॉस सेक्शनल या, और करंट इधर फ्लो कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक इधर होगा सब, ये इलेक्ट्रिक,
लोग यहाँ डिफाइन करते हैं I इज इक्वल टू ऑल्सो I इज इक्वल टू ए वैक्टर डॉट ए। देखिएगा अब जे और ए का डायरेक्शन अलग अलग कैसे हो सकता है। देखिए ये तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, करंट का डायरेक्शन मीन्स करंट डेंसिटी का डायरेक्शन। अब अगर ऐसे समझो थोड़ा सा, ये एक कंडक्टर हम लोग ऐसा बनाते हैं, ऐसा है सपोज, एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर इधर हो गया ना। एरिया वेक्टर हमेशा के क्रॉस सेक्शनल एरिया वेक्टर ये किधर होता है, इट इज परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन। एरिया वेक्टर हमेशा क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, वेक्टर इधर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इधर है, इलेक्ट्रिक इधर है तो ये वेक्टर इधर हो। ये वेक्टर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, तो क्या कहेंगे, और ये एंगल अगर थीटा है, यहाँ आई बराबर हो जाएगा जे, यानी हम क्या लिखेंगे, जे वेक्टर, वेक्टर जे इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। देखो इतना, इस तरह से करंट डेंसिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते। हाँ बिल्कुल, बोर्ड के लिए भी, क्यों नहीं बोर्ड के लिए, आप बोर्ड के लिए भी इसको लिख सकते हैं। आप ठीक है ना, बिल्कुल बोर्ड के लिए भी है। तो क्या क्या हम लोग सीख गए, हम लोग करंट क्या है ये सीख, करंट के डायरेक्शन का मतलब है ये, करंट फ्लो करता है के पीछे क्या मैकेनिज्म है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जाने और करंट डेंसिटी के बारे में। अब आगे हम लोग सीखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी क्या रिलेशन, ये अब समझ। देखो कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिक, हम लोग क्या लिखे थे, V बराबर बाई मास ऑफ इलेक्ट्रिक, कि नहीं लिखे, T का वैल्यू था। बोलो जी, अब ये बताओ, यहाँ पे करंट डेंसिटी अगर मान लो, करंट आई फ्लो, करंट का डायरेक्शन और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ, सब मान लेते हैं, एन मानते हैं यहाँ पर, और 3 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट
एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। आई वॉल्यूम में एन फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक के कारण वो कितना चार्ज हुआ? क्यू क्या हुआ? चार्ज। एन इन एल, ये है टोटल चार्ज। ये क्या है? टोटल चार्ज। बोलो जी। एन इंटू, ये इकाई वॉल्यूम का चार्ज। एन हुआ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इकाई वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है, तो एन इंटू ई इकाई वॉल्यूम का चार्ज है। तो पूरे वॉल्यूम का चार्ज क्या हुआ? एन ई वॉल्यूम, यानी ए इंटू एल। मान लीजिए इसका लंबाई अगर एल है तो, सही है ना? एक छोटा सा कंडक्टर लिए, तो हम ये मान के चल रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां से चला होगा, चला, फिर यहां पर जाके टकराया, के बीच में एल दूरी, के बीच में एल दूरी चल, यहाँ टी बराबर 0 पे यहाँ है, टी बराबर टाउ पे आया इलेक्ट्रॉन। है। अब बताइए, तो यहां से यहां के बीच कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, और इंटू ई कर दिए तो टोटल चार्ज हो गया। करंट क्या हुआ? टोटल चार्ज को डेल्टा क्यू बोलो तो बेहतर होगा। तो डेल्टा क्यू अब बाई डेल्टा टी, यहां से यहां टाइम। डेल्टा क्यू क्या है भाई? एन ए एल, अब बाई टाइम कितना? टाउ। ये है ना? बोलिए। अब आप बताइए, एल बाई टाउ, पूरी इलेक्ट्रॉन एल दूरी तय किया, टोटल डिस्टेंस यहां लिख सकते हैं वी टी बराबर एवरेज वेलोसिटी, यानी वी डी बराबर एल अपॉन टाउ। इन है। यहां से यहां के बीच एवरेज कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल, एवरेज निकल गया। अब इसी सब कर दो, कितना? एन ई ए एल बाई टाउ को वी, बोलो, एन ई ए एल बाई टाउ को कितना? वी डी। तो करंट कितना आ गया? आई को इधर कर दो, अब आई बाई ए बराबर, फाइनली जो फॉर्मूला आया वो क्या आया? फाइनली आया वो ए बराबर एन ई, ये फाइनल फॉर्मूला आया। ए बराबर एन ई, बोलो, समझ गए? इलेक्ट्रॉन यहां से चला यहां तक आया, एवरेज वेलोसिटी एल बाई टाउ, और एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नाम क्या किए? वीटी हम लोग, फॉर्मूला है ई बाई एम इन टाउ, आगे यूज करेंगे। एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट, टोटल चार्ज निकाल लिए, टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम, टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम ही हमारा करंट है। करंट आ गया, करंट आ गया तो, और इस तरह से हम लोग करंट और करंट बीच रिलेशन लिख सकते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत है बोलो, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल करते हैं। कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया में वायर
wire is carrying 4 m, can find the velocity, है ना? क्यों? वन फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, है ना? क्या हुआ, क्या है? डेंसिटी ऑफ कॉपर, कॉपर बराबर 9000 पर मीटर, और मॉलिकुलर वेट, ऑफ कॉपर, कॉपर 0.5 ग्राम। ये सब दिया हुआ है क्वेश्चन में, बनाइए। इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, क्या हो? क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी एकदम बेसिक सवाल है। दो चीज आपको हम पढ़ाए हैं, ना? और वायर है, क्या दिया हुआ? 4 एम्पियर का करंट फ्लो। आप बताओ, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बताओ, करंट मालूम, क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम, मतलब ये मालूम, ये मालूम तो लगा दो। ए बराबर एन ई डी, ए यानी 4/mm यानी 2 -, ना? 2 × 10⁻⁻⁶, ये एरिया को में बदल दिए, बराबर एन ई भी मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एन केवल निकल जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या निकालना है? बेसिकली एन निकाल, कैसे निकालना वो देखिए। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम है ये, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। बोलो, एन हो कितना जाएगा? एन हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ एटम बाई वॉल्यूम। बोलो, समझो बात को, हम जो बोल, नंबर ऑफ एटम बाई वॉल्यूम। क्यों भाई? कह रहा है कि पर एटम 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, पर एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी जितना एटम है उतना फ्री इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ एटम निकाल के अब वॉल्यूम से भाग दे देंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम निकल जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे भाई? फुल गाड्रो नंबर यानी 6.10⁻23 बाई वॉल्यूम। बोलो, यानी ये एन निकालने का तरीका देखो, मोल कैसे? मास बाई मॉलिक्यूलर वेट टू 6.02 10⁻23 बाई वॉल्यूम। अब मास बाई वॉल्यूम क्या हुआ यार? मास बाई वॉल्यूम क्या हुआ? डेंसिटी। लिख डालो, यानी डेंसिटी बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू 6.02
10⁻20। अब बात आप समझ गए तो डेंसिटी क्या है? 9000 की डेंसिटी को केजी में ले रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट को भी ग्राम पर मोल से केजी पर मोल बनाओ ना। 0.5 10⁻⁻, ग्राम को केजी बोल दिए, इंटू 6.02। ये अपने को n निकल गया, n मालूम हो गया और रख दो यहाँ पे फॉर्मूला। इसलिए Vd क्या हुआ? Vd बराबर 4/2 इंटू 10⁻⁻, और n इंटू ई भी करना है, 1/n कितना? 9000 इंटू 6.02 पावर 20, ये ऊपर चला जाएगा इन 0.5 n तो नीचे था, इन ई नीचे आ गया है ना, कितना? 1.6 इन 10⁻⁻, कर लीजिए। इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लो जी, निकला कि नहीं निकला? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का निकल गया कि निकल गया? बोलो, इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? ध्यान दीजिए। तो लोग जो है इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लिए, आगे बढ़ते हैं। कर दें? बहुत बेसिक सवाल था, फॉर्मूला समझ। आगे देखो, जैसे हम लोग बात कर रहे थे करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन पर सवाल करके, अब हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ। ओम का नियम, ओम्स लॉ क्या है ये देखो। लॉ ये है, द लॉ स्टेट्स करंट करंट डेंसिटी when electric field when electric side side of conductor, the conductor, then current density and current density conductor directly electric
क्या लिखें? करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक ये अगर बनाना चाहते हो बना सकते हो। इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक डायरेक्शन करंट ऐसे जे प्रोपोर्शनल ई और जे बराबर ए वेक्टर बराबर सिग्मा इंटू। यहाँ सिग्मा क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट also called conductivity of conductor। ये कैसे आया? बात को प्रूफ कैसे कर सकते? ए बराबर सिग्मा ई प्रूफ देखो इसका प्रूफ कि ए बराबर एन ई ए बराबर एन और तो लिख सकते हैं एन ई या वी डी को बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाउ। यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बराबर स्क्वायर एन ई स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ। अब ये देखो टाउ क्या है? टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, ये फिक्स है। एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पूरा कांस्टेंट है। तो हम लिखते हैं जे बराबर जे वेक्टर बराबर इंटू वेयर बराबर एन ई स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो, इस तरह से हम लोग करंट डेंसिटी समझ सकते हैं कि करंट डेंसिटी क्या हुआ? ये हो गया सिग्मा बराबर एन ई स्क्वायर बाई मास है। अब यहाँ पर एक चीज समझने का है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो कॉलिजन जल्दी जल्दी होगा, जल्दी जल्दी कॉलिजन होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फास्टली चलेगा, जल्दी से कॉलिजन करेगा, यानी टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेस कॉलिजन घट जाएगा। जब टाइम इंटरवल घट जाएगा यानी टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर का कंडक्टिविटी घट जाता है। बात को नोट करके लिखा जाए ना, लिख लीजिए नोट करके नीचे, सर लिखो ना, जगह तो है ही। When temperature increases, the time interval in
कॉलिजन। तो कंडक्टिव कंडक्टर इज, सही है, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिक्रीज। नोट करो इस बात, सारा कहानी आपके सामने है, ये नोट करके लिख। ये ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात हम लोग तरह से जो है आप, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट, डिराइव्ड फॉर्म ऑफ ओम। डिराइव्ड फॉर्म ऑफ, डिराइव्ड फॉर्म ऑफ ओम, ये क्या है भाई? जैसे कोई कंडक्टर है, और ये एल लेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का क्या तरीका है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का तरीका, एक बैटरी लगा, एक बैटरी लगा दो। बैटरी का काम कंडक्टर में बताए थे। बैटरी का काम, अगर ये V वोल्ट का बैटरी, बैटरी क्या करेगा कि अक्रॉस यही V वोल्ट अप्लाई कर दे। बैटरी का काम है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। पर कंडक्टर के क्रॉस लग गया तो कांस्टेंट पोटेंशियल अप्लाई कर दी। ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव बोले तो हाई वोल्टेज, नेगेटिव मतलब लो वोल्टेज। ऐसा क्यों किए, हाई और लो वोल्टेज क्यों लगाए? क्योंकि ऐसा करने से ही इलेक्ट्रिक एस्टैब्लिश, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई से लो की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश करने का तरीका है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर दे। जैसे ही कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेंगे, हमको हाई से लो की तरफ इलेक्ट्रिक एस्टैब्लिश हो जाए। ठीक है, अब देखो यहां पर E बराबर क्या लिख सकते हैं भाई? एल है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस अलोंग इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस ई इन डिस्टेंस अलोंग इलेक्ट्रिक, ई इंटू एल। एल किधर ले रहे हैं? इलेक्ट्रिक। अब V बराबर E क्या है जी? है, एक और फॉर्मूला लिखो, E फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ A बराबर सिग्मा E, A बराबर सिक्स की जगह पे बाई एल, और J कितना? I बाई ए, और सिग्मा को लिखते हैं 1/रो E बाई एल। और V को लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं बराबर 1/,
यहाँ रो को क्या बोलते हैं? की ऑफ कंडक्टर। रेसिस्टिविटी लिख रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब बताओ तो रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी का वो बराबर 1/सिग्मा ना, वो बराबर होता है 1/सिग्मा। हाँ, हम लोग बोले थे कंडक्टिविटी को, कंडक्टिविटी का उल्टा क्या हुआ? रेसिस्टिविटी 1/सिग्मा। यहाँ सिग्मा को 1/रो लिख लिए तो v कितना बचा? रो L/A इन आई, है ना। इसी को हम लोग v, रो L/A एक कांस्टेंट है, इसको एक नया कांस्टेंट मानेंगे R इन आई, है ना। हाँ, R क्या हो गया? यहाँ पर R क्या है? फेयर, तो लिखते हैं ये हो गया v बराबर R इन आई, तो बोलते हैं डिराइव्ड फॉर्म ऑफ ओम्स। यहाँ पे R क्या है? यहाँ पर लिख दो R बराबर रो L/, तो बोलते हैं रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रो L/A को एक कांस्टेंट मान लिए R, R क्या है? रो L/A बराबर क्या हो गया? RI। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो इसको अगले क्लास में हम ओम्स लॉ को और डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे, सवाल करेंगे, और तब हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे। आज के क्लास में जो पढ़ाए, उम्मीद है इसको आप रिवाइज करिएगा, इसको समझिए, और फिर अगली क्लास में आगे बढ़ाएं। तो बच्चे को ये वीडियो लेट से मिल रहा हो, लेक्चर को पूरा देख लें, उसके बाद ही अगला लेक्चर अटेंड करें। है, आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करंट का इसमें पैकेज डाल, आज इसमें इलेक्ट्रिक करंट का पैकेज भी जो अपना विंटर एडू केयर ऑनलाइन क्लास का जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप पे ये सारा पैकेज जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, का स्टडी मटेरियल इन्वेंटर्स का उस ग्रुप पे डल जाता है, और उसी से हम होमवर्क देते हैं। हर दिन जो हम होमवर्क देते हैं उसी ग्रुप में जो स्टडी मटेरियल डला हुआ है उसी से। तो आपको ये ज़रूरी है कि आप अगर हमारा क्लास रेगुलर करना चाहते हैं, आप इन्वेंटर्स एडुकेयर ऑनलाइन क्लास का जो टेलीग्राम ग्रुप है, ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और अपना यूट्यूब चैनल जो इन्वेंटर है वो सब्सक्राइब करिए। आपको ये लाइव क्लास है बेसिक, और आप इसको बाद में भी सुविधा है, आप इस सुविधा का फ़ायदा उठाइए और रहिए। आप सीखते हैं, हमारा मनोबल और ऊँचा होता है, और हम तो हमसे जुड़, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में सुबह 7:30 बजे। ठीक है, कल संडे है लेकिन कल हम पढ़ाएंगे। ठीक, कई दिन पढ़ाए हैं, कल संडे है लेकिन फिर भी कल हम 7:30 बजे